हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट दिया गया है। लिखा हुआ है कि दिवाली का समय था और हरीश नाम का एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाता है। ठीक है, और ये हरीश देखता है कि मार्केट में कई सारे टाइप के गुड्स हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स, शुगर, टी, दिया, ये सब चीज़ देख के वो सोचता है कि कहाँ से ये सब सामान आते हैं। ठीक है, कहाँ से बन के आते हैं। तो उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि ये सब जो सामान है, जैसे कि जूता हो गया, क्लोथ्स, शुगर, ये सब बड़े इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। ठीक है, फिर कुछ सामान जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए, ये सब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। और कुछ सामान जैसे कि दिया हो गया, ये सब कहाँ बनता है, लोग अपने घरों में बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात बोला गया है, हमारे लिए उतना काम का नहीं है। स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर से। चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये मैन्युफैक्चरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। जनरली सोचा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कुछ बनाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड है, चलिए समझते हैं। लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में 3 चीज़ इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल्स लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल्स लिया, फिर उसको आप क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उस पर कुछ काम करेंगे, और काम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और इसके साथ एक और कंडीशन है, ये जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होने चाहिए। तब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। बातें करें को समझ रहे हैं, तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे। आगे मूव करें एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग का, देखिए, पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर कैन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ये सब एग्जांपल्स हो गए मैन्युफैक्चरिंग के, कि आप वुड्स लेंगे, वुड क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इसको प्रोसेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, ये रॉ मटेरियल हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गया, और ये लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होगा, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है शुगर कैन, आप इसको प्रोसेस कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगा, ये भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। फिर आयरन और स्टील दोनों ही कहाँ से मिलते हैं, आयरन ओर से, इसको आप याद रखेंगे, आगे इस चैप्टर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से, इसको भी आप याद कर लेंगे, समझे। चलिए आगे मूव करें। तो पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में होता क्या है कि जो लोग हैं वो प्राइमरी मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल है वो मेनली प्राइमरी मटेरियल ही होता है, इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। वही बात को फिर से लिखा गया है। काम का बात ये है कि आप इसको ध्यान रखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इतना ही के ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, तो आप डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, और इसी में ऐड कर देंगे कि टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डज इट बिलोंग, तो आपको लिखना होगा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, ये बात। चलिए, और एग्जाम्पल पूछता तो आप ये भी लिख सकते थे। आगे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए, लिखा है कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर आपको किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यानी पैसा के मामले में कोई कंट्री कितना मजबूत है, कितना ज़्यादा पैसा वाला है, ये आपको मेज़र करना है, तो आप क्या कीजिए कि वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए। जिस कंट्री में जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा वो कंट्री उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होगा। ठीक है, पैसा के मामले में उतना मजबूत होगा, समझे। चलिए, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, अभी बताएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। उससे पहले हम ये देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या माना जाता है, बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट का, खासकर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, मतलब कंट्री को पैसा के मामले में अगर मजबूत बनाना है या फिर कंट्री को डेवलप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन सब रीज़न से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग का। नंबर 1, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइज होता है। ये पहला इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। और हमें पता है कि एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है हमारे इकोनॉमी का। तो मैन्युफैक्चरिंग से एग्रीकल्चर डेवलप होगा, और एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो हमारा इकोनॉमी भी डेवलप होगा। ठीक है, ये पहला। फिर दूसरा इसी में लिखा गया है कि दे ऑल्सो, दे यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है,
ये क्या करती हैं, रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। अभी क्या है कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों की पाँचों खेत में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलप होगा तो लोग यहाँ से निकल के इस सेक्टर में जाएंगे, तो लोगों का जो हैवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चरल इनकम पे वो कम हो जाएगा। लोगों का इनकम बढ़ेगा जब लोग इसमें काम करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंस आप ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है और हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम को रिड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि अगर आपको कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, मतलब हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन। ये एक शर्त है, अगर ये आपको ये हटाना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसके बिना ये 2 चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कंट्री से नहीं हटेगा, ठीक है। ये अगला इंपॉर्टेंस हो गया। फिर इसी को ध्यान रखते हुए जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया गया था और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़ दोनों ही आके एक साथ इंडस्ट्री को चलाती है, इसको काफ़ी प्रमोट किया गया था। फिर और इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है, मतलब ये अगर मान लीजिए इंडिया है तो यहाँ पे कोई रीजन ज़्यादा डेवलप है, कोई रीजन कम डेवलप है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी, दोनों इक्वली डेवलप नहीं है। तो इसको अगर ख़त्म करना है, हम क्या चाहेंगे कि कंट्री पूरा एज अ होल डेवलप हो, नहीं कि सिर्फ एक इलाका काफ़ी रिच है और एक इलाका काफ़ी पुअर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी हमेशा क्या चाहता है कि रीजनल डिस्पैरिटी हमेशा कम रहे। तो रीजनल डिस्पैरिटी कम करने का एक तरीका है कि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कीजिए। वो एरिया जो ट्राइबल है और बैकवर्ड है, ठीक है, उन सब एरियाज़ में आप इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे जब जितना ज़्यादा आप इंडस्ट्री लगा देंगे उतना ज़्यादा ये एरिया डेवलप हो जाएगा और इससे रीजनल डिस्पैरिटी कम होगा। बात क्या करें को समझ रहे? तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में हेल्प करता है और रीजनल डिस्पैरिटी को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, समझे। फिर अगला इंपॉर्टेंस देखिए, अगला यहाँ पे लिखा है कि अगर आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कंट्री के बाहर आप भेजते हैं दूसरे कंट्री में, तो इससे हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो व्यापार है, वो एक्सपैंड होता है, बढ़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम अपना सामान दूसरे कंट्री में बेचने जाएंगे ना, तो दूसरा कंट्री हमें क्या में पेमेंट करेगा, डॉलर्स में पेमेंट करेगा। तो इस डॉलर को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हमारे कंट्री में क्या लेके आएगा, फॉरेन एक्सचेंज लेके आएगा, ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये अगला इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हमें भी दूसरे कंट्री से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें तेल खरीदना है, तो तेल खरीदेंगे तो हम किस में पेमेंट करेंगे, इसी फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर में, ठीक है। तो जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारे कंट्री में डॉलर आएगा और जितना डॉलर आएगा उतना ही हम बाहर दूसरे कंट्री से अपने ज़रूरत के सामान को खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखा गया है कि हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और ये फिनिश गुड्स का दाम हमेशा वैल्यू हमेशा हाई होता है, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं ये, ठीक है। तो इससे कंट्री क्या होता है, प्रॉस्परस होता है। ये अगला इंपॉर्टेंस है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कंट्री को प्रॉस्परस बनाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के ऊपर पूछ सकते हैं जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। आपसे बोलेंगे द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये पूरा दे देंगे और बोलेंगे सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यही सब जो इंपॉर्टेंस है ये आपको लिख देना है, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि आपको ये लाइन देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, गिव रीजंस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे बैकबोन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, रीज़न बताइए। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए समझते हैं, ईजी सा टॉपिक है। लिखा है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग नहीं है, ठीक है। दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ चलते हैं। अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्री भी डेवलप होगा और ये डेवलप होगा तो ये भी डेवलप होगा। कैसे, देखिए। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल द एग्रो इंडस्ट्रीज़, एग्रो इंडस्ट्रीज़ मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज़ जिसका रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, ठीक है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में वो मेजर बूस्ट दिया है एग्रीकल्चर को। कैसे, बाय रेजिंग प्रोडक्टिविटी। ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया।
चलिए समझते हैं कैसे बढ़ा दिया। दे मतलब एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिपेंड ऑन द लैटर मतलब ये एग्रीकल्चर। ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ है या फिर सिर्फ इंडस्ट्रीज़ जो है ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए। एग्रीकल्चर इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरीगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड PVC पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एंड एट्सेट्रा टू द फार्मर्स। तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, और बदले में ये इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर को यानी फार्मर को क्या प्रोवाइड करता है, ये सब चीज़। इरिगेशन पंप हो गया, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, PVC पाइप्स, मशीन, टूल्स, ये सब चीज़ देता है। और यही सब चीज़ क्या करता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, ठीक है। पहले मान लीजिए एक खेत था, यहाँ पे एक ज़मीन था, यहाँ पे 10 kg चावल उगता था, लेकिन अब ये सब चीज़ आने का बाद अब इसका कैपेसिटी बढ़ गया है कि अब ये सब टूल्स का हेल्प से अब आप 20 kg चावल ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो 10 kg से 20 kg में आप शिफ्ट किए हैं ना, इसी को तो बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाना, समझ रहे। चलिए तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया है कि कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये इसको प्रोवाइड करता है कोई चीज़ और ये इसको प्रोवाइड करता है कोई चीज़। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. तो जितना ज़्यादा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होंगे, कम्पिटिटिव बनेंगे, मतलब प्रोडक्ट को अच्छा बनाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी इफ़िशिएंट हो जाएगा। कम वेस्टेज के साथ आप ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपने समझ लिया कि कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ से आपसे ये स्टेटमेंट दे देंगे, आपको ये स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर बट मूव हैंड इन हैंड, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको ये सब पूरा बात यहाँ से लेकर एंड तक समझाना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपको ये स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है। आपसे बोलेंगे कि एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट। तो आपको ये सब बात बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होते जा रहा है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी को इम्प्रूव करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्लोबलाइजेशन का वजह से हमारे प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बिकने के लिए जाते हैं और दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट हमारे कंट्री में बिकने के लिए आते हैं, ठीक है। मतलब हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनली कम्पीट करना पड़ता है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो हमारा जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, वो कम्पीट नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। इसलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। अगला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमी में। तो जीडीपी आप समझते हैं, ठीक है। सिंपल में आप समझ लीजिए कि ये टोटल कंट्री का इनकम है, ठीक है। तो मान लीजिए पूरे देश का कमाई अगर 100 रुपया है तो उसमें से 27 रुपये जो है वो कौन कमा के देता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री कमा के देता है, ठीक है। और इस 27 रुपये में से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17 रुपये कमा के देता है, और जो बचा हुआ 10 रुपये है वो कौन कमा के देता है? माइनिंग, कोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब कमा के देते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो टोटल 27% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जितना भी कंट्री का इनकम है उसका 27% इंडस्ट्री कमा के देता है। इस 27% में से 17% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमा के देता है, और बचा हुआ जो 10% है वो माइनिंग, कोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब कमा के देते हैं। ये सब भी आते हैं इंडस्ट्री के अंदर ही, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आता है इंडस्ट्री के अंदर ही, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर लिया कंट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम बात करेंगे ग्रोथ रेट के बारे में, किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है, मतलब जो होना चाहिए, वो है 12%। मतलब अगर आप इस साल अगर 100 रुपये का सामान बनाते हैं तो अगले साल आपको 112 रुपये का सामान बनाना चाहिए, ठीक है। और उसके अगले साल और इसका 10% इंक्रीज़ होना चाहिए, 12%, ठीक है। तो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट कितना है होना चाहिए? 12%। लेकिन मौजूदा में हमारा ग्रोथ रेट कितना है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 7% पर एनम, पर ईयर 7% का स्पीड से ग्रो कर रहा है लास्ट डिकेड में, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कितना हो? 12% हो।
तो ये 7% से 12% बढ़ेगा कैसे? दो तरीके से, एक स्टेप लेंगे गवर्नमेंट और दूसरा स्टेप लेंगी इंडस्ट्रीज लोग, ठीक है। कैसे? देखिए, विथ अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट क्या करे? अच्छे पॉलिसी लेके आए, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है। और दूसरा, इंडस्ट्रीज जो है उनको क्या करना पड़ेगा? रीन्यू एफर्ट्स, जो भी एफर्ट पहले से लगा रहे हैं उसको एक बार फिर से एनालाइज करके एक नए तरीके से एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। तो अगर ये दो स्टेप लेंगे ना, तो ये जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है इसको हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट डिकेड, आगे आने वाले 10 सालों में। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ एक काउंसिल सेटअप किया गया, जिस काउंसिल का नाम है द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और पूछेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई हैज़ द NMCC बीन सेटअप, NMCC क्यों सेटअप किया गया? तो आप, या फिर डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि NMCC हैज़ बीन सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, ऑफ अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सो डैट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैन अचीव इट्स टारगेट। कौन सा टारगेट है इसका? ऑफ 12% ग्रोथ रेट पर एनम, ठीक है। इतना आप लिख देंगे, काम हो जाएगा। चलिए, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। हमने दो चीज़ सीखा कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 17% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और टोटल 27% है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है। फिर हमने देखा ग्रोथ रेट के बारे में, जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है वो कितना होना चाहिए? 12%, लेकिन पिछले 10 सालों में वो कितना रहा है? 7% पर एनम रहा है, काफ़ी कम रहा है, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो स्टेप लेंगे, एक स्टेप गवर्नमेंट लेगी पॉलिसी लाकर, दूसरा स्टेप इंडस्ट्रीज लेगी रिन्यूड एफर्ट्स लगाकर, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट के साथ एक काउंसिल है NMCC, इसको सेटअप किया गया। इतना चीज़ समझे, क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के ऊपर, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी। तो कंट्रीब्यूशन में आप लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का पूछा गया है तो आप उसमें लिखेंगे 17%, और ग्रोथ रेट का पूछेंगे तो आप लिख देंगे कि 2003 से कितना ग्रोथ रेट रहा है? 9 to 10% पर एनम रहा है, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में वो ऐड कर देंगे कि सजेस्ट मेजर्स टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप दो मेजर लिखेंगे, नंबर 1 अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और नंबर 2 रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये दो लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लोकेट होंगे ये एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये कई सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। कौन से देखिए, तो इंडस्ट्रीज़ वहीं पे लोकेट होंगे, नंबर 1 जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, रॉ मटेरियल सस्ता रेट में अवेलेबल हो और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लोकेट होना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज़ वहाँ भी लोकेट होना पसंद करेंगे जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल हो, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखा जा सके, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट तभी हाई होगा जब कॉस्ट कम होगा। फिर कैपिटल, जो पूंजी है, पैसा है, वो भी इंडस्ट्रीज़ को इजीली अवेलेबल हो, वहीं पे इंडस्ट्रीज लोकेट होना पसंद करेंगे। पावर, चीप पावर हो और कंटिन्यूअस सप्लाई हो पावर का, ये इंडस्ट्रीज प्रीफर करते हैं, ठीक है, और मार्केट भी आसपास हो ताकि वो अपना सामान वहाँ पे जाके बेच सके। तो ये सब फैक्टर्स है जो इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ वहीं पे लोकेट होंगी जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स जो है ये अवेलेबल हो या फिर वहाँ पे अरेंज किया जा सके काफ़ी कम दामों में, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारा फैक्टर आपको एक जगह पे मिल जाए, तो कुछ चीज़ आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे लाने का खर्च काफ़ी कम होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेट होंगी। चलिए ले देखें, मतलब जो डिसीजन है कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लोकेट होंगी, तो इसका सिंपल वर्ड में डिसीजन है कि द की टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। जहाँ पे खर्च सबसे कम होगा वहीं पे इंडस्ट्रीज लोकेट होंगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। आपसे पूछेंगे कि लिस्ट द मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री एट अ प्लेस। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है ये आप लिखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। फिर इसी में ऐड करेंगे कि क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द की टू द डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन। मेन की क्या है, तो आप लिखेंगे लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। अब अगला टॉपिक में यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए, तो आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलो। जैसे ही किसी जगह पे इंडस्ट्रीज़ अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब सिटीज़ बनना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़
आर लोकेटेड इन और नियर सिटीज़। देखिए इंडस्ट्रीज़ अपना काम स्टार्ट करेंगी तो क्या होगा, वहाँ पे अर्बनाइजेशन यानी सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। और कभी कभी जहाँ पे सिटीज़ ऑलरेडी होता है वहीं पे इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। कुछ सुना सुना लग रहा है ना, ऐसा ही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देखा था कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। तो देखिए cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. to the industries। cities जो है बदले में मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइस ये सब सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होगा वहाँ पे सिटीज़ डेवलप होगा और सिटी में जो ये सब सर्विसेज है वो डेवलप होंगे जो कि इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है। फिर आगे देखिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या करते हैं कि कई सारे इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, सब एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। कई सारे इंडस्ट्रीज आते हैं एक जगह और एक ही प्लेस में इस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कई सारे इंडस्ट्रीज तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन होने लगेगा, अर्बन सेंटर डेवलप हो जाएगा और अर्बन सेंटर में जो बहुत सारे बेनिफिट है ये यहाँ पे इनको मिलने लगेंगे, ये सब इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो इस टाइप के बेनिफिट को बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ का डेफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो आप ये लिखेंगे कि इट रेफर्स टू द बेनिफिट रिसीव बाय द फर्म्स एंड पीपल व्हेन दे कम टुगेदर टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सिटीज़ दैट प्रूव हेल्पफुल टू देम, ठीक है। तो अर्बन एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या होता है, वो सब बेनिफिट होता है जो इंडस्ट्रीज़ लेते हैं जब वो एक साथ इस्टेब्लिश हो जाते हैं एक जगह पे, ठीक है। जब एक ही जगह पे कई सारे इंडस्ट्रीज़ होंगे तो गवर्नमेंट को यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, पावर सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिसी अच्छा बनाना पड़ेगा ताकि ये एरिया डेवलप्ड रहे, इनका बार्गेनिंग पावर भी काफ़ी मजबूत रहेगा। तो ऐसे बेनिफिट्स को बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो हम देख रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक साथ चलते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगा वहाँ पे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो जाएगा और कई बार तो ऐसा होता है कि जहाँ पे सिटीज़ या फिर अर्बन सेंटर होते हैं वहीं पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप करते हैं, ठीक है। सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमने देखा। चलिए, तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, ये स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से लिख देना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है कि इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जब हमारा कंट्री आज़ाद नहीं हुआ था तब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो कहाँ लोकेटेड थे, पोर्ट एरिया, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई, ये सब एरियाज़ पे लोकेटेड थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ओवरसीज ट्रेड, समुद्र के जरिए जो सामान है वो दूसरे कंट्री में भेज पाना ईजी था वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे इन सब प्लेसेस पे लोकेटेड थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हर जगह पे इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया, ये भी हमने देख लिया। फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमने देखा था, ये सब फैक्टर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। आप इनमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, वो कैसा है वो भी अफेक्ट करेगा कि इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेट होंगे कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया। आगे मूव कर जाते हैं, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग वे में क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बात करें कि इंडस्ट्रीज़ अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है, तो उस बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ दो टाइप के हैं। एक होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। समझ रहे हैं? एग्रो बेस्ड नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वैसे इंडस्ट्रीज़ है जो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और मिनरल बेस्ड ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो अपना रॉ मटेरियल मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल्स आप देख लीजिए, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, काफ़ी सारा एग्जांपल है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गए आयरन एंड स्टील, फिर सीमेंट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ से ऑब्टेन होता है बताइए? बॉक्साइट से, स्टार्टिंग में हमने देखा था। फिर मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो एग्जाम में दोनों का डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं या फिर सिंपली क्वेश्चन बोल देंगे कि क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको ये दोनों पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, ठीक है। तो इस बेसिस पे इंडस्ट्रीज दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज़ और दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज़ वो होते हैं जो
अपने प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील हो गया, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम, मतलब ये जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना के निकालते हैं, ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज़। और दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो डायरेक्ट यूज़ किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, फैंस, ये सब कंज्यूमर इंडस्ट्री में आते हैं। समझ गए? चलिए अगला है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें दो टाइप के इंडस्ट्री आते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब किस बेसिस पे है ये देखिए। अगर किसी इंडस्ट्री में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक है, ठीक है, ये रहा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, अगर 1 करोड़ तक अलाउ है तो वो इंडस्ट्री को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और अगर किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ है तो उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। समझे? चलिए फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे बात करें कि मतलब उस इंडस्ट्री का ओनर कौन है, रन कौन करता है उसको, तो उस बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। 4 टाइप के होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको ओन और ऑपरेट कौन करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया वेल, सेल एट्सेट्रा। फिर दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, इसको ओन एंड कंट्रोल क्या तो कोई इंडिविजुअल करता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करते हैं, ठीक है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़, ये सब इसमें आते हैं। फिर तीसरा है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट, मतलब पब्लिक को स्टेट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिल के चलाते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिल के चलाते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है। और अगला है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिसको ओन एंड ऑपरेट कौन करते हैं, प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, या फिर वर्कर या फिर बोथ। मतलब जो लोग जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वही लोग इस इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं। कैसे, देखिए। फिर दे पूल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। वो लोग अपने रिसोर्सेज को एक जगह पूल करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। फिर जो जिस हिसाब से अपना रिसोर्स कंट्रीब्यूट किया है उसी हिसाब से प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर उठाता है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल क्या होगा, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कॉयर इंडस्ट्री इन केरला, केरला में जो नारियल का रस्सी बनता है वो, फिर महाराष्ट्र में जो शुगर केन इंडस्ट्री है, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। मतलब जो फार्मर्स है जो शुगर केन ग्रो करते हैं वही फार्मर्स इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। चलिए तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। जो रॉ मटेरियल है वो कितना हैवी है, कितना उसका वेट है, और फिनिश गुड जो बन के निकलते हैं उसका वो कितना बल्कि है, कितना वेट लेता है, उस बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ 2 टाइप के हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ और लाइट इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन और स्टील, जाहिर सा बात है ये हैवी इंडस्ट्रीज़ में आएंगे। और लाइट इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं आपके वो इंडस्ट्रीज़ जो लाइट रॉ मटेरियल और प्रोड्यूस करते हैं लाइट गुड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, ईजी सा टॉपिक है, बस आपको ये याद कर लेना है, क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, एक्टिविटी में बॉक्स में लिखा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। कुछ याद आ रहा है? इस बेसिस पे बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, इस बेसिस पे हमें पता है इंडस्ट्रीज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन से बताइए? एक होता है हैवी इंडस्ट्री और एक होता है लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपको इन सब इंडस्ट्रीज़ को इन्हीं 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। अब अपना दिमाग चलाइए और बताइए कि ये जो ऑयल इंडस्ट्री है ये किस में आता होगा। तो ये आता है हैवी इंडस्ट्री में, ठीक है। इसको हम लोग हैवी में डाल के रखते हैं, याद रखिएगा इस बात को। नीटिंग नीडल्स, सुई हैवी में आएगा कि लाइट में आएगा? तो ये तो बच्चा भी बता देगा, ये आएगा लाइट इंडस्ट्री में, ठीक है, काफ़ी हल्का होता है। ब्रासवेयर ये आ जाएगा हैवी इंडस्ट्री में, ठीक है। फ्यूज वायर बताइए ये हैवी में आएगा या फिर लाइट में आएगा? तो ये आ जाएगा आपका लाइट में, ठीक है, हल्का होता है। वॉचेस ये भी आ जाएगा लाइट में। सीविंग मशीन, सिलाई करने वाला मशीन काफ़ी भारी होता है, तो ये आ जाएगा हैवी इंडस्ट्री में, ठीक है।
शिप बिल्डिंग, ये भी बताइए किस में आएगा, हेवी में आएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब किस में आएगा बताइए, लाइट में आएगा, ठीक है। पेंट ब्रश यह किस में आएगा, लाइट में आएगा। और लास्ट है ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी सब, तो वो काफ़ी हेवी होता है, हेवी इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम ब्लू से टिक किए हैं वो सब है हेवी इंडस्ट्रीज़, समझे कि नहीं समझे, और बाकी सब लाइट इंडस्ट्रीज़ है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, ठीक है, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जा रहा है, उसमें कितने टाइप का इंडस्ट्री है और उनका एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको एक बार में याद करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप क्या कीजिए कि एक पेज में एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए इस पूरे क्लासिफिकेशन का, ठीक है, और उसको अपने रूम के किसी वॉल में चिपका दीजिए, और हो सके तो डेली इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप एक बार लेके बैठेंगे और सोचेंगे हम पूरा याद कर ले, तो दिमाग में रख पाना मुश्किल होगा। अभी से आप इसको धीरे धीरे पढ़ते चलिएगा, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को। चलिए, अभी हमने देख लिया क्लासिफिकेशन, अब हम कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से, ठीक है। ये रहा अगला टॉपिक, यही है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मीनिंग हमें पता ही है, ये वैसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से डिराइव करते हैं, एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, तो कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर, एडिबल ऑयल, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज आते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। तो अब हम इन्हीं में से कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कपड़ा का इंडस्ट्री। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। ये जो कपड़ा का इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक यूनिक पोजीशन ऑक्युपाई करके रखा है इंडियन इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है 3 चीज़ों में। वो 3 चीज़ कौन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे कंट्री में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं ना, उन सभी इंडस्ट्रीज़ ने मिल के 100 रुपये कमा के दिया, ठीक है। सब इंडस्ट्रीज़ ने मिल के 100 रुपये कमा के दिया। तो इस 100 रुपये में से जो 14 रुपये है, 14 रुपये कौन कमा के दिया होगा, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेला कमा के दिया होगा, ठीक है। मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 14% कंट्रीब्यूशन है। समझे कि नहीं समझे? ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है, पहले बुक में दिया हुआ था, अभी हटा दिया गया है, बस ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, पहला हो गया ये। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। अप्रॉक्स 35% लोग इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, सिग्निफिकेंट है, समझ रहे हैं। और तीसरा कौन सा है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है, सिंपल में आप समझ लीजिए डॉलर्स। तो हमारे कंट्री में जब हम कपड़ा दूसरे कंट्रीज में बेचेंगे तो हमें क्या बदले में मिलेगा, डॉलर्स में पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग करने में भी ये इंडस्ट्री काफ़ी हेल्प करता है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रहेगा, नंबर 1 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और नंबर 3 फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। इन तीनों में ही इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, अभी आप सिर्फ समझते चलिए। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन दैट इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ये आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझते हैं। लिखा है कि ये इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है हमारे कंट्री में जो सेल्फ रिलायंट है, किसी भी दूसरे इंडस्ट्री पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और कंप्लीट है वैल्यू चेन में। अब ये समझिएगा वैल्यू चेन क्या होता है। वैल्यू चेन का मतलब यहीं पे लिखा है रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। एक कपड़ा का एग्जांपल लेते हैं, पहले धागा बनता है, फिर धागा से कपड़ा बनेगा, ठीक है, फिर कपड़ा से क्या बनेगा, गारमेंट्स बनेगा। तो और यहाँ पे पहले रॉ मटेरियल्स रहता है। तो गारमेंट जो एक बार मान लीजिए शर्ट या फिर पैंट बन गया, उससे और कुछ बनाते हैं क्या, नहीं, वो तो फाइनल प्रोडक्ट है ना, हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो। तो रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक का जो सफ़र है, ये जो चेन है, इसी को बोलते हैं वैल्यू चेन, ठीक है। तो ये वैल्यू चेन में क्या है, कंप्लीट है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब ये जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब किस इंडस्ट्री में बनेगा, सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही बनेगा, समझ रहे हैं, कोई दूसरे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि ये पूरी सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है अपने वैल्यू चेन में। वैल्यू चेन का मतलब फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, समझे। तो ये समझे कि नहीं। तो यहाँ पे अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंस देख लिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंट है, अगर 2 मार्क्स का हुआ तो आप इसी को 2 पॉइंट बना के लिख देंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा मार्क्स का होता है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन 1 पॉइंट में ये लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में लिख सकते हैं, और तीसरे पॉइंट में आप फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और चौथे पॉइंट में ये पूरा लिख सकते हैं आप। चलिए, तो ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब आ जाते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स पे, ठीक है। और इस पे आने से पहले यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। यही वैल्यू चेन को डिस्क्राइब किया गया है। वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे होता है, देखिए। सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन है, उससे हमें रॉ फाइबर मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए कॉटन है, तो कॉटन का जो बॉल्स है उसको तोड़ के लाए, वहाँ पे फाइबर बन गया, ठीक है। फिर उसको स्पिनिंग करके, ठीक है, गोल गोल घुमा घुमा के उसको हम क्या बना लेते हैं, धागा बना लेते हैं। कॉटन से क्या बन गया, धागा बन गया। स्पिनिंग करने से हमें क्या मिल जाता है, यार्न। इस धागे का जो बंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, यार्न। आप इस पिक्चर में देख लीजिए, इसको यार्न बोलते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि स्पिनिंग करने से हमें क्या मिलता है, यार्न मिलता है, ठीक है। चलिए, एक बार हमें धागा मिल गया तो धागा को फिर बुन के क्या कर देंगे, उसका कपड़ा बना लेंगे। तो अगला स्टेप में हमें फैब्रिक मिलता है, और बुनने को क्या बोलते हैं, वीविंग एंड नीटिंग। ये याद रखिएगा, स्पिनिंग से क्या मिलता है, धागा मिलता है, और धागे को क्या करते हैं, वीव करते हैं, बुनाई करते हैं। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है। और एक बार कपड़ा मिल गया, उसके बाद आप डायरेक्ट क्या तो गारमेंट मैन्युफैक्चर कर लीजिए, शर्ट पैंट बना लीजिए, और उसके बाद डाइंग और फिनिशिंग करवा लीजिए, ठीक है। या फिर पहले आप उस कपड़े को रंग कर लीजिए, उसके बाद उसका गारमेंट बना लीजिए, ठीक है। अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, गारमेंट मिलने वाला है। समझे कि नहीं। तो ये एक वैल्यू एडिशन चेन है। आपको यहाँ से याद क्या रखना है, आप ये बात याद रखिए कि स्पिनिंग करते हैं तो हमें धागा मिलता है, और वीविंग करते हैं तो क्या मिलता है, कपड़ा मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस टर्म को बहुत बार यूज़ कर रहे होंगे। देखिए, कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। यहाँ पे 2 टर्म आपको दिख गया होगा, एक है स्पिनिंग और एक है वीविंग। तो पहले बहुत पुराने टाइम में हमारे कंट्री में सूती का कपड़ा बनाया जाता था, कैसे, हैंड स्पिनिंग करके। हाथ से ही पहले धागा बनाते थे, हाथ से ही स्पिन कर करके रोल कर करके धागा बनता था, और उसी को फिर हैंडलूम से ही, हाथ से ही बुनाई करके कपड़ा बनता था, ठीक है। तो हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक यूज़ करके कपड़ा बनाया जाता था पहले, ठीक है। उसके बाद 18th सेंचुरी में पावर लूम आ गया। ये हैंडलूम हटाकर हाथ से बुनाई ना करके अब पावर मतलब स्टीम पावर या फिर जो भी पावर का यूज़ करके कपड़ा बनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. एक तो हमने समझ लिया हैंडलूम वीविंग, उसके बाद हमने देखा पावर लूम वीविंग, ठीक है, मशीन से बनाया जाने लगा कपड़ा। उसके बाद आता है मिल मेड, इसके ज़रिए भी कपड़ा बनता है, ठीक है। मिल में क्या होता है कि एक बार में बल्क में बहुत सारा कपड़ा बन के निकलता है, इसमें भी मशीन्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो 3 टाइप से वीविंग किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है हैंडलूम वीविंग, पावर लूम वीविंग, और तीसरा हो गया मिल मेड वीविंग, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्या किया जाने लगा कि मिल में वीविंग करके कपड़ा बेचा जाने लगा, तो इससे हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे वो काफ़ी अफेक्टेड हुए ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, ठीक है। चलिए, ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्सटाइल मिल हमारे कंट्री में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, मुंबई में 1854 में। एक फैक्ट है, याद रख सकते हैं आप। फिर बोला क्या है यहाँ पे, जो दोनों वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ब्रिटिश काफ़ी बिजी थे वॉर के साथ, तो उस समय में हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या मिला, बूस्ट मिला। तो हमारा इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो कर गया उस समय, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये कहाँ पे मेनली इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। तो पहले के टाइम में बोलने का मतलब है कि जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ था तो कहाँ पे मेनली लोकेटेड रहती थी ये सब इंडस्ट्री, वो देखते हैं। इन अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट। वहीं पे ये इंडस्ट्री बनाया जाने लगा जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता था, और खासकर से कॉटन कहाँ ग्रो किया जाता है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ पे बताइए, तो महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे मेनली ब्लैक सॉइल पाया जाता है और यहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है, तो इसीलिए यहीं पे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाया जाने लगा, ठीक है। रीज़न यहाँ पे फिर से लिखा गया है, देखिए ग्रीन से जो अंडरलाइन है वो रीज़न है क्यों यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो रीज़न ये है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन आपको ईजिली मिल जाता है क्योंकि यहीं पे कॉटन ग्रो किया जाता है। मार्केट भी ईजिली एक्सेसिबल है, सामान बिक भी जाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा से है यहाँ पे,
एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, आप दूसरे कंट्री में भी सामान अपने बेच सकते हैं नदी के जरिए, ठीक है। फिर लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, तो काफ़ी सारे जो फैक्टर्स है वो फेवरेबल है। इसीलिए यहाँ पे ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे वो काफ़ी कंसनट्रेटेड थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में थे यहाँ पे। तो ये हमने देख लिया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि लिस्ट द फैक्टर्स विच फेवर द लोकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन अर्ली ईयर्स। तो किस फैक्टर्स का वजह से हो रहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो ये जितना भी ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। कौन सा इंडस्ट्री? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विथ एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स and workers engaged in gaining, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sieving। बहुत सारा टर्म यहाँ पे दिया गया है। लिखा हुआ है कि ये जो इंडस्ट्री है इसका एग्रीकल्चर के साथ काफ़ी क्लोज लिंक है, और ये सिंस एग्रीकल्चर का सारा प्रोडक्ट ये इंडस्ट्री ले लेता है, इसलिए ये इंडस्ट्री क्या करता है, फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है इन अ वे, ठीक है। तो ये एक पहला इसका इंपॉर्टेंस हो गया। उसके बाद जो कॉटन बॉल प्लकर्स है ये भी इनडायरेक्टली कॉटन तोड़ के इस इंडस्ट्री में देते हैं, ठीक है, तो इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फिर वर्कर्स इंगेज इन गाइनिंग। गाइनिंग का मतलब होता है जो कॉटन है उसमें से अगर आप सीड्स निकालते हैं तो उस सीड्स को निकालने का प्रोसेस क्या को बोला जाता है, गाइनिंग, ठीक है। तो जो वर्कर्स ये गाइनिंग का काम करते हैं इन वर्कर्स को भी काम मिलता है। स्पिनिंग आपको पता ही है, वीविंग भी आपको पता ही है, तो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको भी क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और डाइंग मतलब कपड़े को रंगना, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सीविंग, सिलाई करना, इन सब में काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इंपॉर्टेंस देख रहे हैं ये इंडस्ट्री का, ये इन सब लोगों को सपोर्ट करती है। इसके अलावा और देखिए, द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये इंडस्ट्री क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है। मतलब ये इंडस्ट्री को, मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए, केमिकल चाहिए, अच्छे अच्छे कलर यानी डाई चाहिए, पैकेज करने के लिए मटेरियल चाहिए, ठीक है, और मशीन्स चाहिए। तो ये सब सामान इनको देगा कौन, ये सब वही इंडस्ट्रीज़ देंगी जहाँ पे ये सब सामान बन रहा है, ठीक है। तो वही मैनी अदर इंडस्ट्रीज़, जैसे कि ये सब हो गए, इन सब के लिए ये डिमांड क्रिएट करता है, मतलब यहाँ से इन सब का सामान ये लेता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये इन सब इंडस्ट्रीज़ को भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, समझे। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे इसका इंपॉर्टेंस के ऊपर। आपसे पूछेंगे कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप ये लिख देंगे पूरा जितना ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है, और फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है। चलिए, अब जो हम आपको यहाँ पे बोले थे ये स्पिनिंग और वीविंग को याद रखने, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। स्पिनिंग से याद रखिएगा क्या मिलता है, यार्न मिलता है, मतलब धागा मिलता है, और वीविंग से क्या मिलता है हमें, फैब्रिक यानी कपड़ा मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस अब देखने वाले हैं। देखिए, स्पिनिंग का जो काम है ये कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये मेनली यहीं पे सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। स्पिनिंग मेनली धागा यहीं पे बनाया जाता है, ठीक है। और जहाँ तक वीविंग का सवाल है, ये कहाँ पे किया जाता है, ये हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब अलग अलग जगह पे कराया जाता है। क्यों? ताकि हम लोग, हमारे कंट्री में क्या है, अलग अलग जगह का अलग अलग स्पेशलिटी है, अलग अलग ट्रेडिशनल स्किल्स है, तो और डिज़ाइंस है, ठीक है। तो इन्हीं स्किल्स और डिज़ाइंस को इनकॉर्पोरेट मतलब एकोमोडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीविंग अलग अलग जगह से करवाते हैं, ताकि कहीं पे हमें सिल्क कपड़ा मिल जाए, कहीं पे हमें जरी मिल जाए, कहीं पे कॉटन मिल जाए, ठीक है। तो इन सभी स्किल्स का फ़ायदा उठाने के लिए जो वीविंग है वो कंट्री का अलग अलग पार्ट में कराया जाता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस आप नोटिस किए स्पिनिंग और वीविंग में, कि स्पिनिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, इन सब प्लेसेस में ही कराया जाता है क्योंकि धागा हर जगह सेम ही बनेगा। लेकिन वीविंग जो है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, वो अलग अलग जगह पे कराया जाता है ताकि इन सब स्किल्स को हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। बातें गहराई को समझ रहे। चलिए फिर आगे देखिए, इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। स्पिनिंग जो है हमें पता है स्पिनिंग करके क्या मिलेगा, यार्न मिलेगा, और हम जो यार्न बनाते हैं ना, मतलब जो धागा बनाते हैं वो काफ़ी वर्ल्ड क्लास होता है, ठीक है। तो हमारा स्पिनिंग में काफ़ी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक वीविंग का बात है, हम लोग काफ़ी जो फैब्रिक जो है वो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं बना पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा धागा हमें मिल रहा है उतना अच्छा धागा को यूज़ करके हम उतना अच्छा फैब्रिक नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि वीविंग जो है वो लो क्वालिटी फैब्रिक सप्लाई करता है क्योंकि वो हाई क्वालिटी यार्न को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
तो एग्ज़ाम में आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे कि स्पिनिंग और वीविंग में 2 डिफरेंस बताइए। तो एक आप लिख लेंगे लोकेशन के बेसिस पे और एक आप लिख लेंगे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे कि राइट 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द वीविंग एंड स्पिनिंग सेक्टर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। समझ गए? चलिए फिर आगे देखिए, यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है कि वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। अभी आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताए थे कि हैंडलूम वीविंग हो गया, फिर पावरलूम हो गया, फिर मिल हो गया, ठीक है। इन 3 तरीके से वीविंग किया जाता है, उसी बात को यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। तो द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। खादी का जो कपड़ा है वो हाथ से ही बुन के बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीवर्स को काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है क्योंकि वो अपने घर में ही ये इस टाइप के कपड़े बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे स्पिनिंग यार्न और वीविंग खादी, बोलते थे सब हाथ से ही करना चाहिए ताकि लोगों को क्या मिल पाए, रोजगार मिल पाए। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी दिया गया है कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम। हम चाहते क्या है कि ज़्यादातर कपड़ा हैंडलूम से बने या फिर पावर लूम से बने, ठीक है। लोग ज़्यादा काम करें, मिल में ना बने, क्योंकि मिल्क में क्या है कि बल्क में बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाएगा, मशीन सारा काम कर देगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि इंडिया जो अपना प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, किन किन कंट्रीज़ को बेचता है। तो इंडिया जो अपना यार्न है, जो धागा है, हाई क्वालिटी धागा, वो जापान को एक्सपोर्ट करता है और साथ ही साथ USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज़, इन सब जगह पे एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नेम द मेन कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स कॉटन यार्न एंड कॉटन गुड्स। तो ये सब कंट्रीज़ का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, चलिए बाद में रिकैप करेंगे, थोड़ा और पहले आगे देख लेते हैं। तो वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। तो जहाँ तक यार्न का मतलब धागे का ट्रेड का बात है तो उसमें हमारा शेयर काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम लोग अच्छा यार्न बनाते हैं तो अच्छा हम लोग ट्रेड भी करते हैं, ठीक है। हमारा जो स्पिनिंग मिल्स है जिससे धागा बन के निकलता है वो कम्पिटिटिव है ग्लोबल लेवल पे और किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कम्पीट कर सकता है धागा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक वीविंग का बात है तो वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। वही बात फिर से बोला गया है। देर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स बट कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो है लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रैगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच कैटर टू द लोकल मार्केट। ज़्यादातर प्रोडक्शन, कपड़ा का प्रोडक्शन वो कहाँ होता है, छोटे छोटे यूनिट्स में होता है जो सिर्फ लोकल मार्केट में बिक के रह जाता है, ठीक है। हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मेजर जो है मिसमैच देखने को मिल रहा है। धागा तो हम लोग के पास अच्छा है लेकिन इसको अच्छे से प्रोसेस करके कपड़ा हम लोग अच्छा नहीं बना पाते हैं, तो ये एक मिसमैच क्रिएट हो रहा है। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल एपरल या फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। ये काफ़ी अच्छा बात यहाँ पे बोला गया। हमारे जो स्पिनर्स हैं, जो लोग धागा बनाते हैं, वो उस धागे को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ही कंट्री में जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, ये लोग क्या करना पड़ता है, इनको कपड़ा इंपोर्ट करवाना पड़ता है, दूसरे कंट्री से मंगवाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ कपड़ा उतना अच्छा बनता नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें लोचा क्या है, ठीक है। अगर हम धागा बेच रहे हैं, कपड़ा को इंपोर्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऐसा है, समझिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई जो धागा है वो 85 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी धागे को अगर हम पैंट बना दें, ठीक है, ट्राउज़र बना के बेचें तो वो हमें 800 रुपया पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक स्टेज में क्या होता है, वैल्यू ऐड होता है, ठीक है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम धागा ना बेचें, क्या बेचें, अगर हम डायरेक्ट फैब्रिक बेचें ना तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हम धागा बेच के, ठीक है। धागा बेच के हम दूसरे कंट्रीज़ को दे रहे हैं, वो कंट्री हमें वापस फैब्रिक बेच रहे हैं, मतलब ज़्यादा पैसा कौन कमा ले रहा है, ये दूसरा कंट्री कमा ले रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या क्या ड्रॉबैक है। तो देखिए, सबसे पहला, although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा लॉन्ग स्टेपल कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन अभी भी वो पूरी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है। हमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ता है कॉटन, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक है। दूसरा, पावर सप्लाई इज़ इरेटिक, ठीक है, मतलब इरेगुलर पावर सप्लाई है, ये तो हर जगह देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा और खासकर से वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर का जो मशीनरी है उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अदर प्रॉब्लम्स भी है जैसे कि लो आउटपुट ऑफ लेबर उतना अच्छा यहाँ पे नहीं मिल पाता है और काफ़ी ज़्यादा जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है
नायलॉन हो गया, ये सब, इससे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, समझे। तो ये सब आप प्रॉब्लम्स ध्यान रखेंगे। आपसे इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इन सबको आपको पॉइंट्स में लिख देना है, ठीक है। जो ब्लू सेंड किया हुआ है वो एक पॉइंट है, ये जो ग्रीन वाला दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो एक बार रिकैप करें, हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ा, और यहाँ पे ये मैप दिया गया है। तो मैप के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैप के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ तैयार करना है, ठीक है। अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, मैप का वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने कॉटन टेक्सटाइल में क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो वीविंग है वो हैंडलूम या फिर पावर लूम या फिर मिल से भी बन सकता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक फैक्ट देखा, उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। फिर हमने देखा कि ये इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है मेनली, तो वहीं पे जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सब फैक्टर्स का हेल्प मिल रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने देखा ये इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है। ये सब हमने देखा। फिर अगला हमने देखा स्पिनिंग और वीविंग में क्या डिफरेंस है, क्या मिसमैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो हैंडलूम है या फिर पावर लूम है, इनको क्यों सपोर्ट मिलना चाहिए और मिल सेक्टर को कम बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर अगला था कि हम अपने प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बेचते हैं। फिर हमने देखा कि क्या मिसमैच हमारे कंट्री में क्रिएट हो रहा है, कौन सा टाइप का हम लोग लॉस झेल रहे हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। फिर इसके बाद हमने देखा ड्रॉबैक ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इतना चीज़ आप तैयार कर लेंगे तो काफ़ी होगा। और एक चीज़ सिर्फ बच जाता है कि कहाँ पे मैप पॉइंटिंग में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, मैप अलग से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं अगला इंडस्ट्री पे, जूट टेक्सटाइल्स। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर फाइनेंस। दो टर्म है यहाँ पे, एक है प्रोड्यूसर और एक है एक्सपोर्टर। प्रोड्यूसर के मामले में इंडिया लार्जेस्ट है, नंबर 1 पे आता है, जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में, ठीक है। और एक्सपोर्टर का बात करें, मतलब दूसरे कंट्री का बेचने का मामला में बात किया जाए, तो इंडिया सेकंड प्लेस पे आता है। सबसे ज़्यादा कौन बेचता है बाहर में? बांग्लादेश बेचता है। अब ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। देखिए, थोड़ा मैप से समझेंगे तो अच्छा लगेगा। ये है यहाँ पे वेस्ट बंगाल और ये यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, ये तो पूरा पहले बंगाली था, फिर यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बना इतना वाला, फिर बाद में बांग्लादेश बना, ठीक है। तो जब यहाँ पे डिवीज़न किया गया ना, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को जब डिवाइड किया गया यहाँ पे, तब क्या हुआ कि ज़्यादातर जो मिल्स है वो इंडिया में रह गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल में रह गया, और जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो इसमें चला गया, ठीक है। मेनली जूट यहाँ पे ग्रो किया जाने लगा, ठीक है। तो बांग्लादेश के अंदर क्या है कि जूट ग्रो तो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे मिल्स कम है, इस वजह से बांग्लादेश एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, दूसरे कंट्रीज में अपना सामान ज़्यादा बेचता है, ठीक है। और इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जूट ग्रो होता है, लेकिन इंडिया में मिल्स भी उसी टाइप से है, काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी में मिल्स है, तो हम लोग अपना प्रोडक्ट खुद ही पहले यूज़ कर लेते हैं, समझ रहे। तो एक्सपोर्ट करने के मामले में बांग्लादेश नंबर 1 पे आता है और प्रोड्यूस करने के मामले में इंडिया नंबर 1 पे आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वो यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द मिल्स, जो जूट टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में है, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, जो हुगली नदी है उसी के किनारे ज़्यादा जूट टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड है। अब इसका भी रीज़न है बहुत सारा, देखिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली बेसिन, हुगली नदी के आसपास जूट टेक्सटाइल मिल्स है, इसका रीज़न बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यहाँ पे जूट प्रोड्यूस भी होता है इसके आसपास, इसलिए यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। दूसरा, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। तीसरा, सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे, वाटरवे, ये तीनों ही टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। इससे रॉ मटेरियल्स को मिल्स तक पहुँचाना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, चौथा, एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, रॉ जूट को साफ़ करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, इस नदी का वाटर, ठीक है। फिर चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से चीप लेबर मिल जाता है। फिर कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, अगर आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो आपके पास कोलकाता है, यहाँ पे आपको बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सब मिल जाएगा इजीली। तो इन सब फैक्टर्स का वजह से ज़्यादातर जो मिल्स है वो हुगली बेसिन में लोकेटेड है, समझे। तो इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर।
ये सब को आपको पॉइंट्स में लिख देना है, ठीक है। और जो अभी हम आपको मैप में समझाए थे वो यहाँ पे लिखा है कि जब पार्टीशन हुआ था तो जूट मिल्स इंडिया में रह गया, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। लेकिन 3/4 जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो किस में चला गया, बांग्लादेश, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। फिर आगे देखिए, यहाँ पे अब चैलेंजेस बताते हैं, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 चैलेंजेस बताया गया है। पहला, स्टीफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट। जो सिंथेटिक प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, नायलॉन जैसे हो गया, इससे इसको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है इस इंडस्ट्री को। ये चैलेंज तो इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। फिर अगला कंपटीशन इनको इन सब चीज़ों से फेस करना पड़ता है। देखिए, फ्रॉम अदर कंपटीटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड, ये सब कंट्रीज भी ऐसे हैं जहाँ पे जूट काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सब से भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है इस इंडस्ट्री को। तो ये 2 चैलेंज है जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको सुधारने के लिए एक पॉलिसी लाया था, नेशनल जूट पॉलिसी, जिसके तहत यह मैंडेटरी कर दिया गया कि जो भी पैकेजिंग है वो आप किससे करेंगे, जूट से करेंगे। मतलब आप जो बोरा बोलते हैं ना, बोरा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसी को जूट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादातर पैकेजिंग किया जाए। इससे क्या होगा कि जूट का इंटरनल डिमांड बढ़ेगा और इस इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। आप जूट को यूज़ करके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है, इससे भी डिमांड बढ़ेगा। और हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ सेल करते हैं, तो देखिए, द मेन मार्केट्स आर USA हो गया, कनाडा, घाना, सऊदी अरबिया, UK, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हम अपने जूट प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। और अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी हर जगह ग्लोबल कंसर्न क्या है आपको पता है, लोग चाहते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहा जाए, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो जूट प्रोडक्ट है लोग अब इसको प्रीफर कर रहे हैं फिर से, ठीक है, कंपेयर टू ये सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स। लोग इसको छोड़ के जूट प्रोडक्ट पे वापस आ रहे हैं। इस वजह से भी जो जूट टेक्सटाइल्स है इनको काफ़ी बढ़ावा मिला है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया जूट के बारे में। सबसे पहले हमने देखा इंडिया कैसा प्रोड्यूस करता है जूट, फिर हमने देखा जूट कहाँ पे लोकेटेड है और क्यों लोकेटेड है, फिर हमने देखा चैलेंजेस इसके बारे में, हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचते हैं, और यहाँ पे हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा हमने नेशनल जूट पॉलिसी के बारे में। चलिए, अब हम आते हैं अगले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे, जो कि है शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है। देखिए, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक होता है शुगर, और दूसरा है गुड़, तीसरा है खंडसारी, ठीक है। तो शुगर के मामले में इंडिया का जो पोजीशन है वो है सेकंड, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और गुड़ और खंडसारी के मामले में इंडिया फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है गुड़ और खंडसारी, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद बात किया जाए कि इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगता है उसका क्या बात है। देखिए, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज़ बल्की। सबसे पहला बात तो ये रॉ मटेरियल बल्की होता है, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल क्या है इस इंडस्ट्री का, जो गन्ना होता है, ठीक है, वही रॉ मटेरियल है। तो वो काफ़ी बल्की है, काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड इन हॉलेज, हॉलेज मतलब ट्रांसपोर्ट, इट्स सक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। सक्रोज एक ऐसा कंपाउंड होता है, मतलब जो इसका मिठास बढ़ाता है गन्ने का, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसको जितना दिन तक स्टोर करके रखेंगे, उससे जूस नहीं निकालेंगे, वैसे वैसे उस गन्ने का जो सुक्रोज कंटेंट है, मतलब जो मिठास है, वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी क्या चाहता है, कोई भी शुगर इंडस्ट्री वाले क्या चाहेंगे कि उनके पास फ्रेश गन्ना है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट हो और ज़्यादा शुगर वो बना पाए, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है जो इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी बल्की है, और ट्रांसपोर्ट करने में इसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम हो जाता है, समझ रहे। और यही रीज़न है कि जो शुगर मिल्स है या फिर शुगर इंडस्ट्री है वो शुगर फील्ड के पास लोकेटेड होती है, ठीक है। अब इसी लाइन के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि वाई आर शुगर मिल्स लोकेटेड क्लोज टू द शुगर फील्ड। तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है काफ़ी बल्की है, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी होगा, और हॉलेज के दौरान, ट्रांसपोर्ट के दौरान सुक्रोज कंटेंट भी रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ये मिल्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये शुगर मिल्स लोकेटेड है, ठीक है। और जितने भी शुगर मिल्स है पूरे कंट्री में, उसका जो 60% मिल है ना,
वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सिचुएटेड है, क्योंकि यहाँ पे गन्ना बहुत ग्रो किया जाता है, समझे। अगला फीचर इस इंडस्ट्री का ये है कि ये इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर है, ठीक है। सो इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब जब गन्ना का कटाई हो गया तब ये इंडस्ट्री में अच्छा खासा रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है, तब इस इंडस्ट्री के जो वर्कर्स है उनको काम तो मिल गया, ठीक है। लेकिन जब सीज़न चला गया तब यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, तो तब उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, गन्ना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद है कोऑपरेटिव सेक्टर, इसको हमने अभी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में पढ़ा था। मतलब यहाँ पे जो कल्टिवेटर्स होते हैं, जो ओनर होते हैं, वही फैक्ट्री भी चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मर्स है, जो शुगर कैन ग्रो कर रहे हैं, वही फार्मर्स मिलके ये इंडस्ट्री भी चलाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री क्या है, सीजनल नेचर का है। जब यहाँ पे कटाई हो जाएगा तो यही लोग यहाँ पे काम करने लगेंगे, ठीक है। फिर इसका जब ऑफ पीरियड आएगा तो यही लोग फिर वापस खेत में जाके शुगर कैन ग्रो करने लग जाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए फिर आगे देखिए, हाल फिलहाल के ईयर्स में एक टेंडेंसी देखने को मिला है। क्या कौन सा टेंडेंसी है? टेंडेंसी ये है कि ये जो मिल्स है ना, ये अब कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और कंसंट्रेट कर रहे हैं, टू द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली महाराष्ट्र में। ये इंडिया है मान लीजिए, तो ये हो गया पूरा वेस्टर्न साइड और ये हो गया ईस्टर्न साइड, समझते हैं इतना। और अगर इसे डिवाइड किया जाए तो ये ऊपर वाला कौन सा है, नॉर्दर्न साइड, और ये हो गया साउदर्न साइड। तो यहाँ पे लिखा है साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, साउथ का और वेस्टर्न स्टेट्स मतलब इस इलाके में इंडिया का। तो आप अगर मैप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा स्टेट्स आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला रीजन, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे शिफ्ट करते जा रही हैं, क्यों? क्योंकि देखिए कुछ रीजन्स हैं यहाँ पे। नंबर 1, दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट। सबसे पहला रीज़न ये है कि यहाँ जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट हाई होता है, समझ गए। दूसरा रीज़न ये है कि द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कूल है, ठीक है, जिस वजह से आप गन्ने को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको क्रशिंग सीजन जो है वो लंबा मिलेगा, लंबे समय तक उसको क्रश कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न है कि द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। ये जो कोऑपरेटिव्स है ये ज़्यादा सक्सेसफुल है महाराष्ट्र में। तो ये 3 रीज़न का वजह से जो इंडस्ट्रीज़ है या फिर मिल्स है वो साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली महाराष्ट्र में शिफ्ट कर रही है। समझे कि नहीं समझे? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेंगे कि वाई आर शुगर मिल्स शिफ्टिंग एंड कंसनट्रेटिंग इन साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये 3 रीज़न देना है। आप सिर्फ पॉइंट याद रखिए, हायर सुक्रोज कंटेंट, लॉन्गर क्रशिंग सीजन और कोऑपरेटिव्स मोर सक्सेसफुल, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं चैलेंजेस के बारे में। क्या क्या चैलेंजेस शुगर इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है? तो सबसे पहला है कि सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, सालों भर इसमें नहीं काम होता है। फिर दूसरा है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो सब में है, ठीक है, ये अगला चैलेंज है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट डिले की वजह से सुक्रोज कंटेंट लूज हो जाता है। और चौथा है द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेसे। बैगेसे क्या होता है, एक बार हम गन्ना में से जब रस निकाल लेते हैं जो छिलका बचता है उसको बैगेसे बोलते हैं। तो इस बैगेसे का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, उसको फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका पेपर बना सकते हैं, बहुत सारा यूज़ है उसका, ठीक है। तो उसका यूज़ को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा, ये भी इस इंडस्ट्री का एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये 4 चैलेंज आप ध्यान रखेंगे जो शुगर इंडस्ट्री फेस करता है, समझे इतना? चलिए तो ये हमने कवर कर लिया शुगर इंडस्ट्री। अब हम आगे बढ़ जाते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे। समझ रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता क्या है? ये ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनका रॉ मटेरियल्स मिनरल्स और मेटल्स होते हैं, ठीक है, इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। सिंपल सा है। कुछ एग्जांपल बोल पाएंगे आप कौन से इंडस्ट्री आते हैं? तो सबसे पहला हमारा मन में क्या आता है? मिनरल सुनते ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आता है हमारे दिमाग में, ठीक है। उसके बाद और कौन सा इंडस्ट्री आएगा इसमें? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, फिर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, मशीन्स इंडस्ट्री, ये सब आएगा इसमें। चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि जितने भी बाकी इंडस्ट्रीज़ है, भले ही वो हेवी हो या फिर मीडियम हो या फिर लाइट हो, वो सभी इंडस्ट्रीज़ इस पर डिपेंड करती है अपने मशीनरी के लिए। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। जब तक ये यहाँ से लोहा या फिर स्टील देंगे नहीं, तब तक मशीन बनेगा नहीं, तब तक बाकी इंडस्ट्रीज़ काम कर नहीं पाएंगी, ठीक है। इसके अलावा स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। स्टील से ये सब चीज़ बनाया जाता है,
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे बस इतना सा पूछ लेंगे कि वाई इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। तो आपको ये रीज़न देना पड़ेगा सिंस से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। 2 पॉइंट में आप लिख देंगे, यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट और यहाँ से यहाँ दूसरा पॉइंट, समझे। चलिए अगला बात करें। एक यहाँ पे एक और ख़ास बात बताया गया है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट लेवल कितना है ये आपको अगर मेज़र करना है तो आप क्या देख लीजिए कि उस कंट्री में स्टील कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना कंज्यूम हो रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक हेवी इंडस्ट्री भी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये इसको बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है या फिर की इंडस्ट्री, और इसको हम लोग हेवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। आपको तो पता है हेवी इंडस्ट्री किसको बोला जाता है, बताइए किसको बोलते हैं। तो हेवी इंडस्ट्री वही होता है जिसका रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स दोनों ही क्या हो, हेवी हो और बल्कि हो, ठीक है, उसको हेवी इंडस्ट्री बोलते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक क्लासिकल एग्जाम्पल है हेवी इंडस्ट्री का, समझ रहे हैं। और ये हेवी होने का वजह से इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन इसका ऊपर भी बन जाता है कि वाई इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड अ हेवी इंडस्ट्री, गिव रीज़न। तो बस इतना सा लिखना है कि इसका जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स ये दोनों ही हेवी और बल्कि है, ठीक है। चलिए, तो आप सोच रहे होंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। चलिए देखते हैं। टोटल यहाँ पे 4 रॉ मटेरियल है। सबसे पहला है आयरन ओर, ठीक है, जो रॉक्स जिसमें आयरन होंगे। दूसरा है कोकिंग कोल और तीसरा है लाइम स्टोन। ये तीनों को सबसे पहले हम इस रेशियो में मिक्स करते हैं 4:2:1। मतलब अगर आप आयरन और 4 kg ले रहे हैं, 4 kg का अगर रॉक है तो उसमें आप क्या डालेंगे, 2 kg कोकिंग कोल डालेंगे, ये जलाने के काम आता है, और प्लस 1 kg लाइम स्टोन डालेंगे। ये आपको जो स्लैग है, जो इम्प्योरिटीज़ है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है लाइम स्टोन, ठीक है। तो ये रेशियो आप याद रखेंगे 4:2:1। तो ये 3 रॉ मटेरियल को हम इस रेशियो में मिला के भट्टी में डाल देंगे। और साथ ही साथ सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। कुछ हम मैंगनीज भी डालते हैं ताकि ये जो स्टील बना है, ये तीनों को मिला के जो स्टील बना है वो थोड़ा हार्ड हो पाए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट 4 रॉ मटेरियल्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड द प्रोपोर्शन इन विच दे आर रिक्वायर्ड। तो 4 रॉ मटेरियल कौन से हैं, आयरन ओर, कुकिंग कोल, लाइम स्टोन और मैंगनीज, और इन तीनों का आपको प्रोपोर्शन यानी रेशियो लिख देना है, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करें। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, बस हम ऐसे ही समझ लेते हैं। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल्स है यानी जो रॉक्स है, बड़े बड़े चट्टान जिसमें आयरन है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं प्लांट की तरफ, ठीक है। प्लांट पे ले जाने के बाद इसको पहले तोड़ के छोटा छोटा पीसेस बनाया जाता है और इस ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर प्लस लाइम स्टोन प्लस कुकिंग कोल, ठीक है, ये तीनों को डालते हैं और इनको हीट किया जाता है, ठीक है। हीट करने से ये कोक जल जाता है और भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। लाइम स्टोन का काम आपको पता ही है, इससे स्लैग रिमूव होता है, और आयरन ओर में तो आयरन है, ठीक है। फिर इसको मेल्ट कर दिया जाता है इन सभी को, और मेल्ट करके इसको एक टाइप के स्पेशल मोल्ड में डाला जाता है जिसको पिग्स बोला जाता है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है पिग आयरन, ठीक है। इसी पिग आयरन में आप क्या करेंगे, थोड़े से मैंगनीज, निकल, क्रोमियम ये सब डाल देंगे। इससे और भी ज़्यादा जो इम्प्योरिटीज़ है ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको जब स्टील मिल गया, अब इसको आप शेप दे दीजिए। शेप देने के लिए रोल कीजिए, प्रेस, कास्टिंग, फोर्जिंग ये सब कीजिए, आपको जो स्टील है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बस बेसिक सा प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा। इसका काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होता है, लेकिन आपके बुक में इतना ही दिया है, तो बेसिक जानकारी लेके छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखिएगा, पिग आयरन। पिग आयरन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, आयरन ओर और लाइम स्टोन और कोक, ये 3 चीज़ जब मेल्ट किया जाता है तब पिग आयरन हमें मिलता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे मूव करें। जहाँ तक स्टील का बात है तो इंडिया 2nd रैंक करता है स्टील प्रोड्यूसर में, ठीक है। और जहाँ तक स्पॉन्ज आयरन का बात है तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। स्पॉन्ज आयरन क्या होता है, ये ऐसा आयरन है जो डायरेक्टली आयरन ओर को आप क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पॉन्ज आयरन मिल जाएगा। एक होता है पिग आयरन और एक होता है स्पॉन्ज आयरन। पिग आयरन समझ गए, जब आयरन और लाइम स्टोन और कोक तीनों को मेल्ट करके बनाया जाता है पिग आयरन। लेकिन स्पॉन्ज आयरन ऐसा नहीं बनता है,
ये क्या किया जाता है, सीधा आप आयरन ओर लेते हैं और उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, समझे। चलिए, तो इस स्पॉन्ज आयरन के मामले में इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे, स्पॉन्ज आयरन के बारे में, और स्टील में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 2019 का अगर बात करें तो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन द कंट्री वॉज ओनली अराउंड 74.3 kg पर एनम। पर कैपिटा मतलब हर एक इंसान अप्रॉक्स 2019 में कितना स्टील कंज्यूम कर रहा था, 74 kg, ठीक है, अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज। लेकिन वर्ल्ड का एवरेज कितना है, पूरे वर्ल्ड का निकाला जाए तो एक इंसान इतना kg स्टील कंज्यूम करता है, तो उस कंपैरिजन में हमारा जो स्टील का कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, एक है मिनी स्टील प्लांट और दूसरा है यहाँ पे आगे नेक्स्ट पेज में दिया है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन या फिर डिफरेंस पूछ लेते हैं इन दोनों के बीच में। मिनी स्टील प्लांट्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है मिनी, ये इस छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, जो भट्टी होता है वो इलेक्ट्रिक से चलता है। यूज स्टील स्क्रैप, जो टूटा फूटा स्टील है उसको यूज़ किया जाता है, यहाँ पे स्पॉन्ज आयरन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनके पास री रोलर्स होता है जो कि स्टील इनगॉट्स, ठीक, जो ब्लॉक ऑफ स्टील होता है उसको भी ये लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइल्ड एंड एलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। जैसा भी आप टाइप का आपको स्टील चाहिए वैसा एलॉय में वो बना देते हैं स्टील को, ठीक है। तो ये होता है मिनी स्टील प्लांट। और दूसरा जो था इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, नाम से ही पता चल रहा है ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, एक ही बिल्डिंग के अंदर सारा काम हो जाता है, एकदम रॉ मटेरियल से लेके एकदम स्टील मेकिंग तक सारा चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे रोलिंग शेपिंग सब हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। तो दोनों का डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं दोनों में। फिर एक अगला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अपना स्टील किसको बेचते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से के थ्रू बेचते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नेम द मार्केटिंग बॉडी थ्रू विच ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील, तो आपको लिखना पड़ेगा सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लिया जाए, एक तरफ है इंडिया और एक तरफ है चाइना। 1950s के टाइम पे दोनों का ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोडक्शन था, ठीक है, दोनों लगभग सेम अमाउंट ऑफ स्टील प्रोड्यूस करते थे। लेकिन आज के डेट में चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है, चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का, ठीक है। ये सब आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे मूव कर जाते हैं। तो इंडिया का जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेजेस है इस रीजन में, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में। अब क्या क्या एडवांटेज है चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 है लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, जो आयरन ओर है वो काफ़ी कम दाम में यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि पास में लोकेटेड है। नंबर 2 हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल पास में मिल जाता है। चीप लेबर है। और अगला है वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। तो ये 5 रीजन का वजह से जो मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो इस रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। इसको जब हम मैप पॉइंटिंग कर रहे होंगे तो अच्छे से लोकेट कर लेंगे। फिलहाल आगे देखिए, अब कुछ चैलेंजेस है जो इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। चैलेंजेस या फिर बोल लीजिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिस वजह से हम लोग अपना फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला चैलेंज है ये हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। ये कोकिंग कोल जो जलता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, और इससे आयरन मेल्ट किया जाता है, तो इसका कॉस्ट काफ़ी हाई है और इसका अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है, ठीक है। ये पहला चैलेंज है। दूसरा लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये तो लगभग सब में ही चैलेंज है ये। अगर किसी इंडस्ट्री का चैलेंज पूछे आपसे एग्जाम में और आपके दिमाग में कोई पॉइंट ना आ रहा हो तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक चैलेंज है जो सब में कॉमन है। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैलेंज है यहाँ पे जो इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज़, हाउएवर हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हम अपने बनाए हुए स्टील से ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या क्या हम कर सकते हैं, तो लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज़ों ने काफ़ी बूस्ट किया है इस इंडस्ट्री को, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिसोर्सेस है, जो पैसे हैं, उसको एलोकेट करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि हम अपने जो स्टील है उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए और ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में कम्पिटिटिव बने, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, जितना इंपॉर्टेंट बात था उसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। काफ़ी चीज़ें याद करने को इसमें।
तो ऐसे ही आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और इतना ही आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी होगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएगा, आपसे पूछेंगे कि वाई हैज़ द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो ये 5 रीजन आपको देने हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बनेगा यहाँ पे ये कि व्हाट प्रॉब्लम्स डज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया फेस, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे, जो कि है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग वर्ड का मतलब है सिंपल में पिघलाना, ठीक है, मेल्ट करना। चलिए उससे पहले एल्यूमिनियम के बारे में जान लेते हैं। ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। इट इज़, एल्यूमिनियम का फीचर देखिए, इट इज़ लाइट, हल्का होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोड नहीं होता है, ठीक है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मेलिएबल मतलब आप इसको पीट पीट के चादर की तरह बना सकते हैं। फिर बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स, जब दूसरे मेटल के साथ एल्यूमिनियम को मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी मजबूत बन जाता है, ठीक है। तो ये सब फीचर्स है एल्यूमिनियम का। इसके साथ साथ इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स, ये सब चीज़ इससे बनाए जाते हैं। और एक पॉइंट ये है कि इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप स्टील, कॉपर, जिंक और लेड के जगह पे आप एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं कई सारे इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है। तो ये सब कुछ फीचर है एल्यूमिनियम के बारे में। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 4 मेजर यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपको ये सब लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। ये कहाँ पे लोकेटेड है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स, तो देखिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये 7 स्टेट्स में यहाँ इसके प्लांट लोकेटेड है। फिर आगे देखिए, इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, बॉक्साइट। ये एक मिनरल है जिससे क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। याद है आपको, फर्स्ट पेज में ही आपको बोले थे, याद कर लीजिएगा कि एल्यूमिनियम किससे ऑब्टेन किया जाता है, बॉक्साइट से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि विच इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल, तो आपको लिखना पड़ेगा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। बॉक्साइट का फीचर क्या है, इट इज़ अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक, ठीक है, ये इसका फीचर है। फिर आगे लिखा है कि द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताया गया है, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर आप 4 या फिर 6 टन ऑफ बॉक्साइट लेते हैं ना, यही वाला बॉक्साइट, ठीक है, तो क्या होगा, इसको आप एल्यूमिनियम में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एल्यूमिना पे, ठीक है। इसको क्रश करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, तो 2 टन ऑफ एल्यूमिना मिलेगा, ठीक है। और इसको जब फाइनली मेल्ट करके प्यूरीफाई करके एल्यूमिनियम जब निकालेंगे तो आपको सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम मिल रहा होगा। मतलब कहाँ आप 4 से 6 टन बॉक्साइट लेते हैं और आपको सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम यानी फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बॉक्साइट जो है वो कितना बल्की होता है, ठीक है, कितना वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इस इंडस्ट्री को यानी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में मेनली 2 ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है रॉ मटेरियल का रेगुलर सप्लाई, यानी बॉक्साइट आपको अच्छे क्वांटिटी में मिलने चाहिए, ठीक है, कम दाम में मिलने चाहिए। और दूसरा, जब आप इस एल्यूमिनियम को मेल्ट करके एल्यूमिनियम बना रहे होंगे, काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो यही 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। ये 2 प्राइम फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री का लोकेशन को, ठीक है। जहाँ पे ये 2 चीज़ अवेलेबल होंगे, इंडस्ट्री वहीं पे लोकेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या बनाया जाता है, केमिकल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ गति से ग्रो कर रहा है और डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा रहा है, ठीक है। और ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी हो सकते हैं या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकते हैं। हमें पता है लार्ज स्केल स्मॉल स्केल क्या होता है। स्मॉल स्केल यानी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगा, ठीक है, तब उस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ दोनों ही टाइप के होते हैं, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल दोनों, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ 2 टाइप के केमिकल्स बनाते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स और दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या आते हैं, देखिए, इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड,
फिर इसके बाद नाइट्रिक एसिड, फिर अल्कली, सोडा एश एंड कॉस्टिक सोडा, ये सब जो केमिकल है ये आते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स में। यहाँ पे जो दिया गया था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडहेसिव्स, पेंट्स, डाइज स्टफ्स, ये सब चीज़ें बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करके, ठीक है। फिर वहीं पर सोडा एश जो है इसका यूज़ करते हैं टू मेक ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि बेस्ड है इनऑर्गेनिक केमिकल्स पे, ठीक है। बात करें लोकेशन का, तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री पूरे कंट्री में फैली हुई है, ठीक है, वाइडली स्प्रेड है। और दूसरा जो इंडस्ट्री है जो कि है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। और इन पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करके क्या बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब प्रोडक्ट्स है बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो ये मेनली लोकेटेड होती है नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल इजीली इनको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा 2, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेंगे तो आप लिख सकेंगे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स में कौन से आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, अल्कली, सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा। और इसमें कौन से केमिकल्स आते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, जिसका यूज़ करके ये सब प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट में तो ये लिख देंगे, और दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे लोकेशन के बेसिस पे कि ये जो इनऑर्गेनिक है ये वाइडली स्प्रेड है ओवर द कंट्री, और जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है ये कहाँ पे लोकेटेड है, मेनली ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास में, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स ईच ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। इनऑर्गेनिक का 5 प्रोडक्ट बताना है, तो आप ये लिख सकते हैं फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, कोई भी 5 आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब भी प्रोडक्ट ही है। और ऑर्गेनिक केमिकल्स का कोई भी 5 प्रोडक्ट, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोई भी 5, ठीक है। चलिए आगे अगला पॉइंट पे मूव करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो केमिकल इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, वही प्रोडक्ट को ये खुद ही कंज्यूम भी कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि ये अपना ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। कैसे, देखिए, बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। मान लीजिए ये इंडस्ट्री कोई केमिकल बनाया, फिर इसी को प्रोसेस करके यही इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग होता है, एक और केमिकल बन गया, ठीक है। तो मतलब ये जो केमिकल बना था ये इसी इंडस्ट्री ने यूज़ कर लिया, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। तो जो फाइनल जो केमिकल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसका यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर कोई भी मार्केट में बिक जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये छोटा सा बात आप ध्यान रखेंगे कि अपना प्रोडक्ट खुद ही कंज्यूम करती है, और ये टाइप्स। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया आप हमारा केमिकल इंडस्ट्री। अब हम किस पे मूव करेंगे, अगला इंडस्ट्री है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री मेनली 4 टाइप के फर्टिलाइज़र बनाते हैं। वो चारों फर्टिलाइज़र कौन से हैं, देखिए, नंबर 1 नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, नंबर 2 फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, नंबर 3 अमोनियम फॉस्फेट DAP, और नंबर 4 कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, जो कि बनता है NPK को मिला के, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश को मिला के ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। तो ये 4 टाइप के फर्टिलाइज़र ही मेनली बनाए जाते हैं इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, ठीक है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यहाँ पे मतलब था मेनली यूरिया, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आप देखे थे कि ये जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है ये 4 फर्टिलाइज़र को मिलकर बनाया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। इसमें जो ये तीसरा वाला है ना, पोटास, ये हम लोग को, हमारे कंट्री को पूरी इंपोर्ट करवाना पड़ता है, यानी दूसरे कंट्री से मंगवाना पड़ता है पोटास को। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में कमर्शियली यूजेबल पोटास उतना उसका रिजर्व अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अवेलेबल नहीं है तभी तो मंगा रहे दूसरे कंट्री से, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इस लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है कि नेम द फर्टिलाइज़र विच इंडिया नीड्स टू इम्पोर्ट एंड वाई। तो हम कौन सा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं, पोटास, क्योंकि हमारे पास आवर कंट्री डजेंट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटास। इतना लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ये जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है ये कहाँ पे लोकेटेड है मेनली। तो ये इन प्रोमिनेंट नाम है, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। ये आधे से ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन यही कुछ स्टेट्स मिलकर कर देते हैं, ठीक है। तो आप इतना ही नाम याद रखें। चलिए,
तो इतना ही ध्यान रखना है आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से। आगे मूव कर जाते हैं हम सीमेंट इंडस्ट्री पे। ये तो आपको पता ही है, सीमेंट का यूज़ किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जो भी चीज़ बनाना हो, घर बनाना हो, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम्स, उसमें क्या चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये सीमेंट इंडस्ट्री, यानी ये तो सीमेंट बनाएगा, तो सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो काफ़ी बल्की और हैवी होता है। कौन सा रॉ मटेरियल इसको चाहिए? 3 चाहिए मेनली। एक होता है लाइमस्टोन, दूसरा होता है सिलिका और तीसरा होता है जिप्सम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि नेम द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो आपको ये 3 रॉ मटेरियल का नाम याद रखना है, लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। ठीक है, फिर आगे देखिए, कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। अब हमें पता है कि ये जो रॉ मटेरियल है ये काफ़ी हैवी और बल्की है, तो इसके लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो रेल ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ और क्या चाहिए हमें, कोल और इलेक्ट्रिक पावर का रेगुलर सप्लाई चाहिए, तब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग अच्छा से हो पाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राइट डाउन द लोकेशन फैक्टर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। तो कहाँ पे मेनली लोकेटेड होते हैं? जहाँ पे रेल ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, ठीक है, कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल हो, और तीसरा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज़। ये इंडस्ट्री के ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ तक अपना माल को बेच पाना ईजी पड़ता है। गल्फ कंट्रीज़ में कौन से आते हैं? सऊदी अरबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, बहरीन, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि सबसे पहला सीमेंट प्लांट हमारे कंट्री में कहाँ सेटअप किया गया था? चेन्नई में 1904 में। ठीक है, और इंडिपेंडेंस का बाद से लगातार ही ये इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपैंड किया है, और हमने अपने सीमेंट क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है, जिस वजह से हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ तक एक्सपोर्ट कर पाते हैं, ये सब मार्केट में देखिए, ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, ये सब में हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली बेच पाते हैं। ये क्यों बेच पाते हैं? क्योंकि हमने अपना क्वालिटी इंप्रूव किया है। ठीक है, चलिए तो इतना ही बात आपको ध्यान रखना है सीमेंट इंडस्ट्री से, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। अगला इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या बना के देगा आपको? व्हीकल्स बना के देगा, जो ट्रक्स हो गए, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, 3 व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सभी मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, एट वेरियस सेंटर्स, और ये सभी प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री का इतना ग्रो करने का पीछे एक ही रीज़न है, वो रीज़न क्या है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में। लिबरलाइजेशन का मतलब कि आप जो प्राइवेट बॉडीज़ है, ठीक है, उनको आप काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मतलब वो इंडस्ट्री जो जिसमें से पहले गवर्नमेंट रोल प्ले करती थी, अब उस इंडस्ट्री में क्या किया गया कि प्राइवेट बॉडी को भी अलाउ किया गया कि आप भी आके इसमें कुछ काम कीजिए। ठीक है, इससे इसका क्या होगा? इफ़िशिएंसी बढ़ा। इसके साथ साथ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर विदेशी लोग अगर कुछ पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी अलाउ किया गया। FDI का फ़ायदा ये है कि ये लोग पैसा के साथ साथ खुद के साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी से कंट्री को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, समझे कि नहीं? तो ये लिबरलाइजेशन का वजह से देखिए क्या क्या हुआ। द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पोररी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट। जैसे जैसे FDI, फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, ठीक है, तो न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स जो दूसरे कंट्री में चल रहे हैं इस समय में मॉडल्स, वो सब हमारे कंट्री में आए, जिस वजह से व्हीकल का डिमांड काफ़ी बढ़ गया हमारे मार्केट में। लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छे अच्छे व्हीकल्स आ रहे हैं। ठीक है, विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। इससे ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाया। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना अच्छा ग्रो क्यों कर पाया है, ये वर्ड आपको याद रखना है, लिबरलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री लोकेटेड कहाँ पे है। तो द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड दिल्ली हो गया, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, इन सब जगह पे ये इंडस्ट्री लोकेटेड है। ठीक है, और फिर लास्ट जो एक इंडस्ट्री दिया गया है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए ये इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? तो ट्रांजिस्टर सेट से लेके, टीवी से लेके, और क्या क्या है देखिए, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स, ये सब इस इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो इस इंडस्ट्री में आएंगे। कौन सा इंडस्ट्री? काफ़ी बड़ा नाम है, देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नाम याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए टेलीफोन और कंप्यूटर जैसे जो प्रोडक्ट है ये किस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है।
तो आपको ये इंडस्ट्री का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, बेंगलुरु हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को, ठीक है। IT हब है ये। फिर आगे देखिए, अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब IT हब है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये इंडस्ट्री जो प्ले किया है वो प्ले किया है एम्प्लॉयमेंट के केस में। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिला है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, तो इतना ही पॉइंट आप ध्यान रखेंगे इस इंडस्ट्री से, काफ़ी होगा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। अभी तक हमने सभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ क्या पॉल्यूट करती है, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनका, ठीक है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज़ मेनली 4 टाइप के पोल्यूशन करती है। सबसे पहला होता है एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, फिर लैंड पोल्यूशन और फिर नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। इसके साथ साथ थर्मल पोल्यूशन भी होता है और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो मेनली ये 4 टाइप के, चलिए स्टडी करते हैं इन चारों को। स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन होता कब है? देखिए, जब हवा में जो अनडिजायरेबल गैसेस है, अनडिजायरेबल गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सब गैसेस का प्रोपोर्शन हाई हो जाए हवा में, तब इस सिचुएशन को बोलते हैं एयर पोल्यूशन। समझ गए? ये डेफिनेशन आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए और क्या क्या होता है। एयर बॉर्न पार्टिकुलेट मैटर्स, इस फ्रेज को समझिएगा। यहाँ पे ये BORNE, इसका मतलब होता है कैरिड बाई, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स जो एयर कैरी करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हवा कैरी करता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या तो सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या फिर लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन पार्टिकल्स में मेनली होता क्या है? डस्ट होते हैं, स्प्रेज मिस्ट होते हैं, स्मोक होते हैं, ठीक है। ये स्मोक रिलीज कौन करता है? देखिए, स्मोक इज़ एमिटेड बाई केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, फिर ब्रिक क्लीन्स, जो ईंट की भट्टियाँ है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्मोक निकलता है। रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ जो है मेनली स्मोक रिलीज़ करते हैं काफ़ी हाई अमाउंट में, ठीक है। और कुछ इंडस्ट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्मोक रिलीज़ होता है। और ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे क्या कर रही है? पॉल्यूशन नॉर्म्स को वायलेट कर रही है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा है। कभी कभी एयर पोल्यूशन कुछ एक्सीडेंट का वजह से भी होता है। कभी कभी टॉक्सिक गैस लीक्स हो जाता है और इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजिडी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था इस एक्सीडेंट के बाद। फिर आगे देखिए, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। हमारा लंग्स अफेक्टेड होता है, एनिमल्स अफेक्टेड होते हैं, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, एटमॉस्फेयर, सभी चीज़ अफेक्टेड होता है, ठीक है। यही एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होता है जिससे हमारे मोन्यूमेंट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सब सारा कुछ पॉइंट्स है एयर पोल्यूशन के बारे में, समझे कि नहीं। अब सवाल आता है कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे कि हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट एयर। इंडस्ट्रीज़ कैसे पॉल्यूट करते हैं, तो आपको ये सारा पॉइंट लिखना पड़ जाएगा। एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन लिख देंगे, फिर एयरबॉर्न जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही पार्टिकल्स आते हैं, ये सब पार्टिकल्स है। फिर यहाँ पे स्मोक के बारे में डिस्कस किया गया कि स्मोक कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज़ मेनली रिलीज़ करते हैं। और कभी कभी एयर पोल्यूशन कभी एक्सीडेंट का वजह से भी होता है, गैस लीक का वजह से हो जाता है, एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजिडी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसी में पूछेंगे कि एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले पोल्यूशन पे, जो कि है वाटर पोल्यूशन। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इस पोल्यूशन को कम कैसे करते हैं, एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को। फिलहाल अभी हम सिर्फ पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रोल करने का मेजर्स थोड़ी देर में आएंगे उस पर। तो लिखा है कि वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अफ्लुएंट्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अफ्लुएंट, यहाँ पे 2 टाइप का वर्ड होता है। एक होता है इफ्लुएंट, EFFLUENT, और एक होता है अफ्लुएंट। ये अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, ठीक है, अमीर होना।
और ये इफ्लुएंट का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट। तो आप ही बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे इफ्लुएंट होना चाहिए था। ये वर्ड यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे ए को हटा के आप ई कीजिएगा अपने बुक में, ठीक है। तो वही लिखा है कि वाटर पोल्यूशन तब होता है जब इंडस्ट्रीज जो है वो अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट और इफ्लुएंट मतलब जो लिक्विड वेस्ट है वो सब डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं तब, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो अपने से सड़ गल जाए, और ये सब प्लांट और एनिमल से आते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक वेस्ट में जो भी केमिकल्स वगैरह है वो आते हैं, ठीक है। तो जब इन सब वेस्ट को बिना ट्रीट किए रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है तब वाटर पोल्यूशन होता है, समझे। तो किस टाइप के इंडस्ट्रीज मेनली ये पोल्यूशन करते हैं, तो पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज जहाँ पे लेदर बनाया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़, ये सभी इंडस्ट्रीज़ जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज़ का नाम याद रखना है। ये इंडस्ट्रीज़ किस टाइप के वेस्ट रिलीज़ करते हैं देखिए। तो जो डाइंग इंडस्ट्री है वो डाइज और डिटर्जेंट रिलीज़ करते हैं। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो लोग एसिड रिलीज़ करते होंगे, सॉल्ट रिलीज़ करते होंगे, हैवी मेटल। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में हैवी मेटल जैसे कि लेड, मरकरी, ये सब का वेस्ट डिस्चार्ज किया जाता है। फिर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक, रबर, ये सभी वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है। तो ये सब जो वेस्ट है कहाँ से आता है, यही सब इंडस्ट्रीज से आता है, ठीक है। तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। इसके साथ साथ कुछ सॉलिड वेस्ट भी है जैसे कि फ्लाई ऐश, कुछ चीज़ जलाने के बाद जो राख बच गया वो, फोस्फोजिप्सम, जब फर्टिलाइज़र बनाया जाता है तब ये वेस्ट निकलता है। फिर आयरन एंड स्टील स्लैग, जब स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो जो भी वेस्ट निकलता है वो, ये सब मेजर क्या है, सॉलिड वेस्ट है। तो ये खैर अलग पॉइंट है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि वाटर पोल्यूशन होता कब है, कौन से इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, किस किस टाइप के वेस्ट को डंप किया जाता है वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा बनेगा। आपसे पूछेंगे कि हाउ डू इंडस्ट्रीज कॉज वाटर पोल्यूशन, कैसे वाटर पोल्यूशन करते हैं, तो ये बात लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर इसी में अगर ऐड करते हैं कि गिव एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच कॉज अ लॉट ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो कौन से इंडस्ट्रीज़ है, तो ये सारा बात आप लिख सकते हैं, ठीक है। और हाउ डू इंडस्ट्रीज कॉज वाटर पोल्यूशन में आप ये पूरा भी बात लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले पोल्यूशन पे जो कि है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन तब होता है जब जो फैक्ट्रीज़ है या फिर जो थर्मल प्लांट्स है ये सब अपने यहाँ के जो गर्म पानी होते हैं उसको बिना ठंडा किए अगर रिवर और पॉन्ड में ड्रेन कर देते हैं, मतलब गर्म पानी को डायरेक्टली रिवर्स या फिर ड्रेन में छोड़ दिया जाता है, तो वो गर्म पानी जाके क्या करता है, थर्मल पोल्यूशन करता है, ठीक है। गर्म पानी को छोड़ना ही थर्मल पोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि नदी में नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी बह रहा है या फिर ठंडा पानी बह रहा है, इसमें जो मछलियाँ हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है वो सब इसमें सर्वाइव कर रही है। जैसे इसमें कोई गर्म पानी रिलीज़ कर देता है, साफ़ हो या फिर गंदा हो कोई मतलब नहीं है, तो इससे क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ काफ़ी अफेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। ये मछली हो सकता है वहाँ पे ना जिंदा बच सके, तो वो यहाँ पे लिखा है। थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर ऑकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। बिना ठंडा किए अगर आप गर्म पानी छोड़ देते हैं, यही कहलाता है थर्मल पोल्यूशन। इससे होता क्या है, इट टू अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन से इतना ही आपको तैयार करना था। कुछ और टाइप के पोल्यूशन है जैसे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ये लोग जो वेस्ट रिलीज़ करते हैं ना, इन वेस्ट से काफ़ी डेडली इफेक्ट पड़ता है। कैंसर हो जाता है लोगों को, बर्थ डिफेक्ट, मिस कैरेज, ये सब मेन इफेक्ट होता है न्यूक्लियर वेस्ट का, ठीक है। फिर एक और पोल्यूशन है जिसको बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन जो है वो वाटर पोल्यूशन से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। कैसे, देखिए, अगर डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग सही है, इफ्लुएंट, ठीक है। ऊपर में क्या लिखा हुआ था, अफ्लुएंट, यहाँ पे ई कीजिएगा आप। तो अगर हम मिट्टी में या फिर लैंड में ग्लास हो गया, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, पैकेजिंग, फिर सॉल्ट्स हो गया, गार्बेज हो गया, ये सब अगर हम डंप कर देंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल जो है वो यूजलेस हो जाएगा। और फिर जब बारिश होगा तो क्या होगा, देखिए, रेन वाटर पर्कोलेट्स टू द सॉइल कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड। देखिए ये ज़मीन है, आपने ये सब वेस्ट यहाँ पे अगर डंप करके रखा हुआ है, ठीक है, ज़मीन में ये सब है। अब बारिश होगा जब, तो ये बारिश का पानी इन सब वेस्ट को लेते हुए ग्राउंड में और अंदर चला जाएगा, और फाइनली ये सब वेस्ट जो है नीचे क्या है, ग्राउंड वाटर है, उससे मिक्स हो जाएगा। तो जब आप लैंड का पॉल्यूशन करेंगे, फिर जब सॉइल का पॉल्यूशन करेंगे तो वाटर का पॉल्यूशन भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। समझे इतना।
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे दोनों रिलेटेड है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला पोल्यूशन है नॉइज़ पोल्यूशन। ये काफ़ी इजी है। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे हमें इरिटेशन होता है, एंगर होता है, इसके साथ साथ हम बहरे भी हो सकते हैं, थोड़ा हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और भी कई सारा मानसिक बीमारी हो जाता है नॉइज़ पोल्यूशन से, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन होता कैसे है, तो जो भी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जहाँ भी हो रहा आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर, ये सब चलता है तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ रिलीज़ होता है। तो इतना ही पॉइंट्स है नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड, मेनली इसका इम्पैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज से होता है। अब आते हैं इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे वाटर पॉल्यूशन को कम करेंगे, ठीक है। देखिए, तो एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 टाइम द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। और ये जो भी मैप वर्क है इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे क्या क्या मैप के लिए आपको तैयार करना है, ठीक है। टेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है कि 1 लीटर जो गंदा पानी है ना, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, साफ़ पानी है, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं कि 1 लीटर गंदा पानी डाल देते हैं, तो ये 1 लीटर जो गंदा पानी है यहाँ पे 8 लीटर साफ़ पानी को भी गंदा कर देगा, समझ रहे हैं। तो ये इतना खतरनाक है। तो इसीलिए वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। कैसे करेंगे देखिए, सम सजेशंस आर। नंबर 1, सबसे पहला है मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर, यहाँ पे ऑफ होगा। मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाई रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। बोला गया कि अगर आपको वाटर पॉल्यूशन कम करना है तो आप क्या कीजिए कि पानी का यूज़ ही कम कर दीजिए, यहाँ पे ऑफ डाल लीजिएगा, ठीक है। पानी का यूज़ कैसे कम करेंगे, तो आप उसी पानी को 2 या फिर 3 बार यूज़ कीजिए, ठीक है, रीयूज़ कीजिए, रिसाइकल कीजिए, इससे वाटर पॉल्यूशन कम होगा। पहला तरीका ये है, ठीक है, कि आप पानी का यूज़ कम कीजिए बाई रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। दूसरा तरीका है आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, ये तो फेमस तरीका है, बारिश के पानी को यूज़ कीजिए। तीसरा तरीका है जो भी हॉट वाटर है और इफ्लुएंट, इसका मीनिंग हम क्या बताए थे अभी, लिक्विड वेस्ट, ठीक है, इसको आप रिवर या फिर पॉन्ड में छोड़ने से पहले आप इसको क्या कीजिए, ट्रीट कीजिए, मतलब इसको साफ़ करके छोड़िए, ठीक है, पानी को भी ठंडा करके इसमें छोड़िए, तब पानी का पोल्यूशन कम होगा। आप ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है इसको कैसे साफ़ करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें छाना जाता है, पीसा जाता है, ऐसे ही पानी को छोड़ के उसमें वेस्ट को जमने दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब तरीका आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं, और टर्सरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल तीनों प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें हम वेस्ट वाटर को क्या कर रहे होते हैं, रिसाइकल कर रहे होते हैं। तो इन सब तरीक़ों से हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हमने देखा 3 तरीका जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। एक और तरीका है जो कि है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, चौथा नंबर, ठीक है। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली। कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी कम चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों के लिए ही पानी कम पड़ रहा है, तो कोई इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश होकर क्या करती है, सारा ग्राउंड वाटर यूज़ कर लेती है खुद ही, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सरकार को यहाँ पे लीगली रेगुलेट करना पड़ेगा, क्या, ताकि ये लोग ओवर ड्रॉ मतलब ज़्यादा पानी ना निकाल ले, ठीक है, लोगों को पानी कम पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए 4 तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। देखिए, पार्टिकुलेट मैटर, अभी बताए थे इसका मीनिंग। पार्टिकुलेट मैटर का मीनिंग क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में है, ठीक है, वो लिक्विड भी हो सकते हैं या फिर सॉलिड भी हो सकते हैं। तो इस पार्टिकुलेट मैटर का जो क्वांटिटी है अगर हवा में अगर रिड्यूस करना है तो कैसे कर सकते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ से धुआं निकलता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये सब जो चिमनी है यहाँ से जब धुआं निकल रहा है तो आप इनके मुंह पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दें, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखिए, आप स्मोक स्टैक्स लगा सकते हैं विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स। ये सब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उसको यहाँ पे रोक लेते हैं और क्लीन एयर को बाहर जाने देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही तरीका आप ध्यान में रखें। फिर आगे देखते हैं, कुछ और तरीका है। स्मोक जो है उसको भी आप कम कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि कोल के जगह पे ऑयल या फिर गैस फ्यूल यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए फैक्ट्रीज़ में।
क्योंकि कोल में काफ़ी ज़्यादा स्मोक निकलता है, इसमें स्मोक कम निकलेगा। तो ये एक और तरीका है जिससे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया एयर पोल्यूशन के बारे में। अभी तक हमने 2 पोल्यूशन को देख लिया कैसे कंट्रोल करेंगे। पहला हो गया वाटर पोल्यूशन, दूसरा हो गया एयर पोल्यूशन। अब आते हैं तीसरे पे, जो कि है नॉइज़ पोल्यूशन। अगर आपको नॉइज़ पोल्यूशन को कम करना है तो आप क्या कीजिए कि मशीनरी और इक्विपमेंट जो है और जनरेटर्स जो है उसमें साइलेंसर्स लगा दीजिए, ठीक है। इससे नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मशीनरी है उन सबको ऐसे रीडिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि एनर्जी इफ़िशियंसी हो, कम एनर्जी देने से ही अच्छा काम करे, और नॉइज़ भी रिड्यूस होना चाहिए। तो सब मशीन्स को क्या करना चाहिए, रीडिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। इसके साथ साथ कुछ पर्सनल लेवल पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे काम हो रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह नॉइज़ एकदम ही ख़त्म हो जाए। वहाँ पे आप नॉइज़ को ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, नॉइज़ ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर पर्सनल लेवल पे दिक्कत हो रहा है तो आप ईयर प्लग्स यूज़ कीजिए, ईयरफोन यूज़ कीजिए। इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हो गए नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। तो सेम क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया, सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लास्ट टॉपिक है एनटीपीसी शोज द वे। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि ये कॉरपोरेशन काफ़ी अच्छा अप्रोच लगाई है ताकि नेचुरल इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच है इसका। क्या क्या अप्रोच है देखिए। सबसे पहले क्या किया है इन्होंने, देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। इन्होंने सबसे पहले इस पर काम किया, जो भी लेटेस्ट टेक्निक है उसको अडॉप्ट किया और जो भी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसको अपग्रेड किया, ताकि हमें पता है कि जो भी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो एनर्जी इफिशिएंट होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो इस मामले में ये लोग सबसे पहले रहे हैं, पुराने मशीन को हटा के नए मशीन्स लाए हैं ताकि अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सके, ठीक है। ये पहला स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाया। दूसरा इनका अप्रोच था, देखिए, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। जो भी यहाँ पे जो वेस्ट निकलता है, मेनली ऐश निकलता है, आप उसका मैक्सिमम यूज़ कीजिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो जब आप ऐश का यूज़ करेंगे तो अपने आप वेस्ट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, समझे। ये दूसरा इनका अप्रोच रहा है। तीसरा देखिए इन्होंने क्या किया, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, अपने आसपास चारों तरफ पेड़ लगाया, ठीक है, जिसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। इस पर इन्होंने फोकस किया ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। जहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुआ होगा वहाँ पे पेड़ कटा हुआ होगा, ठीक है। तो इसको मेकअप करने के लिए इन्होंने कई जगह पेड़ लगाए, ठीक है। ये तीसरा इनका अप्रोच है। चौथा इनका अप्रोच है, देखिए, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी यहाँ पे राख निकलता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं ये लोग, पॉन्ड बना के वहाँ पे राख को बरी कर देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे ऐश वाटर को रिसाइकल भी किया जाता है। वो पानी जो है जिसमें ऐश डिस्पोज किया गया है उस पानी को रिसाइकल करते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ये इनका एक अप्रोच रहा है। फिर अगला अप्रोच है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज़ एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। ऐसा नहीं कि ये सब काम सिर्फ मेन स्टेशन पे ही हो रहा है, जितने भी इसके पावर स्टेशन है वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग किया जाता है कि वहाँ पे कैसा काम हो रहा है, रिव्यू लिया जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे भी ये सब नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं कि नहीं। तो ये इनका कुछ क्या रहा है, प्रोएक्टिव अप्रोच रहा है इन्वायरमेंट के लिए, समझे। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, अलग से आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय द एनटीपीसी फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। आपको मैप के लिए टेंशन नहीं लेना है, मैप के लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बोले हैं उतना आप प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, आप इनका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज लाइम स्टोन एज अ रॉ मटेरियल। बताइए, लाइम स्टोन किसका रॉ मटेरियल है, तो सीमेंट का है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेल, ठीक है, हमने देखा था। तीसरा नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। बहुत समय से इसको देख रहे हैं, बॉक्साइट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में, ठीक है। चौथा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन, कंप्यूटर। ये कौन सा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग पता है। नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर फॉर लोकेशन, ये भी हमने देख लिया। 3 ह्यूमन फैक्टर्स, तो ह्यूमन फैक्टर्स में आप क्या क्या डाल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर सप्लाई, ये सब डाल सकते हैं, ठीक है।
बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है हमने देख लिया। नेम द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, यही सब कुछ क्वेश्चन है, ये सब भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो बस यही है इस चैप्टर में, जितना हम क्वेश्चन दिए हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं इस चैप्टर में उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। यही पूरा नोट्स होगा, अलग से कुछ नोट्स मारने का जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लासिफिकेशन जो ऑफ इंडस्ट्रीज जो था उसका एक पेज में लिख के आप अपने रूम में चिपका सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, ये क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और चैनल पर देखें बाकी वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी अपलोडेड है, आपको जरूर हेल्प मिलेगा वहाँ से। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।